चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग चंद्र की सतह पर 23 अगस्त 2023 के दिन हुआ और ये दिन इसरो के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। फिलहाल हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में मौजूद हैं, जो कि अहमदाबाद में आया हुआ है, और इसके एग्जीबिशन सेंटर में यहाँ पे हम मौजूद हैं। 23 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चंद्रयान का सफल चंद्र की सतह पर लैंडिंग हुआ, उसके बाद 23 अगस्त के दिन को नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाने की घोषणा की और पहला नेशनल स्पेस डे का सेलिब्रेशन होने की तैयारी पूरे देश में है। एक महीने पहले से ही जो साइंटिस्ट हैं उनमें उत्साह अभी देखा जा रहा है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश देसाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तो एक बहुत ही बड़ा, आज से लगभग 1 साल पहले एक गर्व का क्षण था, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की। कितना बड़ा ये मील का पत्थर था भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए, और ख़ास करके कितनी बड़ी गर्व की क्षण थी, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 पर सफल लैंडिंग के बाद कई सारे परिणाम भी आए हमारे सामने, कई सारे फोटोग्राफ्स भी आए थे, और उस सफलता को न सिर्फ पूरा देश लेकिन पूरे विश्व ने भी सराहा था। धन्यवाद। आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के इस विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर में स्वागत है। और जैसा कि आपने बताया, 23 अगस्त 2023 को भारत पहला देश बन गया जो दक्षिण ध्रुव पे मून के या चंद्र के दक्षिण ध्रुव पे पहुंच पाया था, और विश्व का चौथा देश था जो चंद्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कर पाया। और जैसा कि मैंने बताया, वो पहला देश जो साउथ पोल पे पहुंच पाया। तो इस तरह से बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि थी भारत देश की और खास करके इसरो की, और इसकी याद में। और जैसा कि हम सबको पता है कि हम हमारे बच्चे की प्रथम सालगिरह बहुत ही धामधूम से मनाते हैं, तो उसी तरह से उस जो हमने उपलब्धि हासिल की थी 23 अगस्त को, उसका लगभग 1 साल पूरा होने आया है। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी उस समय पे। तो उसी तरह उसको याद करते हुए इस बार हम बहुत ही धामधूम से ये पर्व मना रहे हैं, अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो 23 अगस्त को ये इवेंट मनाया जाएगा, और नई दिल्ली में इसका जो सबसे बड़ा समारोह है, नई दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में ये इवेंट होगा। पर उसके पहले लगभग पिछले 1 महीने से इसरो के लगभग हर एक सेंटर में, हर एक यूनिट में इसका पर्व मनाया जा रहा है, और हमने उसका अलग प्रकार से उसके आउटरीच और ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है और उसका अमल कर रहे हैं। पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है इस इवेंट को याद करते हुए, और बच्चों में, खासकर स्टूडेंट्स में, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट में विज्ञान के प्रति, गणित के प्रति और खास करके अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़े, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस और कई अन्य संस्थाओं में किए जा रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय सरकार ने भी सभी मंत्रालयों को सूचना दी थी कि इस पर्व को धामधूम से मनाया जाए। तो सभी मंत्रालय भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं इसरो के साथ, और अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने क्षेत्रों में इस पर्व को धामधूम पूर्वक मना रहे हैं, और उसमें इसरो भी काफ़ी सहयोग दे रहा है। सर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी एक भूमिका रही थी चंद्रयान 3 मिशन में भी। कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी आप सब वैज्ञानिकों के द्वारा अहमदाबाद सेंटर की तरफ से बनाए गए थे। कौन कौन से वो चीज़ें थी जो आपकी तरफ से बनाई गई, और उसका किस प्रकार से रिजल्ट अब तक मिल पाया है, जो कि मील का पत्थर साबित हो रहा है? जैसा कि आपने सही बताया कि ये जो उपलब्धि थी इसरो की और भारत देश की, तो ये पूरा सबके सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई थी। तो इसरो के हर एक छोटे से बड़े सेंटर ने इसमें काफ़ी योगदान दिया था, और उसी तरह से हमारा जो केंद्र है यहाँ पर, जो कि इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है भारत देश में, तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने इस उपलब्धि में काफ़ी योगदान दिया था। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जो सॉफ्ट लैंडिंग हम कर पाए, उसमें कई जो क्रिटिकल चीज़ें थी उसमें हमारे सेंटर का काफ़ी योगदान था। तो लगभग 11 इकाइयों में 11 सब सिस्टम, उसकी डिज़ाइन, जिसमें कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर
और एल्गोरिदम्स और जो लैंडिंग साइट सिलेक्शन है, तो वो सब में हमारा काफ़ी योगदान था। और लगभग 8 कैमरा सिस्टम्स थे, एक रडार अल्टीमीटर था जो लैंडर जब नीचे की ओर प्रस्थान कर रहा था 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्र की सतह तक, तो उसकी जो हाइट इन्फॉर्मेशन है, कहाँ तक वो पहुंचा है, वो इन्फॉर्मेशन हम रियल टाइम में दे रहे थे। लैंडर का जो मुख्य प्रोसेसर है, कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको, और जो उसका जो मेन हैज़ार्ड प्रोसेसर एंड एक्विजिशन सिस्टम है, वो उसका भी पूरा फैब्रिकेशन और उसका डिज़ाइन पूरा यहाँ पे हमारे सेंटर में हुआ था। और इस तरह से जैसे कि मैंने बताया, कुल 11 सब सिस्टम में हमारा योगदान था। और ख़ास करके जो मुख्य चीज़ थी कि लैंडिंग कहाँ की जाए, तो पिछले 6 से 7 साल तक हमने चंद्र की सतह का, चंद्र के अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स का काफ़ी डीपली अध्ययन करके उसमें से ये साइट चूज़ की थी कि साइट नंबर 1 वहाँ पे लैंड अगर नहीं कर पाए तो साइट नंबर 2 जो प्लान बी था हमारा, और उसमें भी अगर दिक्कत हो तो सैल्वेज मोड जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी मोड में कहाँ लैंडिंग करनी चाहिए। तो ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो रेडी करने में भी हमारे केंद्र का काफ़ी योगदान था। तो इस तरह से जो लैंडिंग के लिए जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो सब इकाइयों में हमारे केंद्र का काफ़ी योगदान रहा था, और उसी कारण हम सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। सर, आने वाले दिनों में इसरो की बात करें या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की बात करें, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? क्योंकि एक हम गगनयान के बारे में भी काफ़ी सुन रहे हैं, लोग उत्सुक भी हैं उसके बारे में जानने के लिए। देश में काफ़ी सारी चर्चाएं भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी यही बताया जा रहा है बहुत ही कम वक्त है, हम उस मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या है वो मिशन और कौन से ऐसे मिशन है जिसके ऊपर लगातार हमारे वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं? तो आपने सही सुना है कि चंद्रयान 3 मिशन तो अभी लास्ट ईयर ही ख़त्म हो गया था जब हमने वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया था। तो उसके बाद इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने चंद्र और मंगल के अन्य मिशन भी प्लान किए हैं। और उसके साथ साथ 2019 में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त को लाल किले के प्रांगण से, कि भारत एक भारतीय को स्पेस में पहुंचाएगा और वो भारत हमारे स्पेस में घूमेगा और फिर घूम के वापस हमारी धरती पे अवतरण करेगा। तो उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये गगनयान प्रोग्राम की कल्पना की गई थी 2019 से, और हमारा आशय था कि हम 2022 तक, जब भारत अपनी 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा था, तब तक ये मैन इन स्पेस और इंडियन इन स्पेस और ये गगनयान प्रोग्राम हासिल कर पाएंगे। बट कोविड आने की वजह से और कई अन्य मुश्किलों के कारण ये लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाए। बट उस पर काम पूरे ज़ोरों से हर एक इसरो के सेंटर में चल रहा है, और इसमें हमारा केंद्र भी पीछे नहीं है। तो जो हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, उसका जो मुख्य कार्य है गगनयान प्रोग्राम में, वो है क्रू कैबिन रिलेटेड डेवलपमेंट्स और साथ में क्रू कम्युनिकेशन। तो जो अंतरिक्ष यात्री, या हम उसको गगन यात्री बोलते हैं, गगन नॉट्स बोलते हैं, जो क्रू कैबिन में बैठेंगे और वहाँ से पूरी प्रदक्षिणा करेंगे पृथ्वी की। तो क्रू कैबिन में जो सीट है और उसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे एक ड्राइंग रूम में होती है, उस प्रकार से वहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी डिज़ाइन और उसकी परिकल्पना हमने की है। और उसके साथ साथ जब एस्ट्रोनॉट अवकाश में घूमेंगे गगनयात्री, तो पूरे समय तक वो ग्राउंड स्टेशन के संपर्क में रहेंगे। तो वो 100% कम्युनिकेशन के लिए जो चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका डिज़ाइन भी हमारी टीम ने यहाँ पे किया है। तो इस तरह से गगनयान प्रोग्राम में हम काफ़ी योगदान दे रहे हैं। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट जो आइडेंटिफाई किए गए 4 एस्ट्रोनॉट, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो सिमुलेटर्स और उसकी ज़रूरत होती है वो भी हम बना रहे हैं। क्रू कैबिन के अंदर जो एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग चाहिए कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और कोई फायर की शक्यता तो नहीं है, तो आग लगने की शक्यता नहीं है, उसकी तरह के अलग अलग जो अग्निशामक यंत्र और अन्य कई चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, उस सब का निर्माण भी यहाँ पे हमारे सेंटर में हो रहा है। तो इस तरह से गगनयान प्रोग्राम में हम पूरी तरह से कार्यरत हैं। और इसके अलावा गगनयान के लिए कितना वक्त लगेगा? क्योंकि हम उत्सुक है पूरा देश ये भी जानने के लिए कि अभी कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 4 जितने जो साइंटिस्ट हैं उनको हमने चिन्हित कर लिया है, लेकिन वक्त कितना अभी? तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास वक्त तो 2022 तक का था, तब लॉन्च करना था। किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, जो मैंने बताया कोविड और अन्य कारणों से। बट उस पर कार्य पुरजोरों से चालू है, और अभी हमारी कोशिश ये है कि नेक्स्ट
2 इयर्स के अंदर हम अवकाश यात्री को, गगननॉट को अवकाश में पहुंचा पाएंगे, मैन इन स्पेस, इंडियन इन स्पेस, वो अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए उसके पहले जो हमको टेस्ट फ्लाइट करनी है वो अभी चल रही है। उसके बाद हमारे 3 अनमैन्ड मिशन होंगे, यानी कि आदमी के बिना पहले हम पूरी टेस्टिंग कर लेंगे कि ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च होता है और ऊपर प्रदक्षिणा करके जो हमारा यान है, क्रू कैबिन है, वो नीचे सफलतापूर्वक उतराण कर लेता है। तो पूरा सेफली जो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी की वो पूरी हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बट 3 बार हम टेस्ट करेंगे फ्लाइट करके। तो 3 बार अलग अलग मिशन करके पूरा आश्वस्त होने के बाद कि सेफ्टी क्रिटिकल जो चीज़ें हैं उसमें हम पूरी महारत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद मैन्ड मिशन होगा। और जो हमारी अभी तक की जो ये है उसके मुताबिक लगभग नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर हम ये हासिल कर पाएंगे, और जिसकी पूरे देश को और हमारे सभी 140 करोड़ भारतवासियों को जो पूरी इच्छा है और जो वो आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम, ये जो हमारा लक्ष्य हम हासिल कर पाए, तो उसकी ओर हम पूरी तत्परता से और पूरी तन्मयता से आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में ये सफलता इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं हमारे पीछे की तरफ भी कुछ पोस्टर्स हैं जिसमें राकेश शर्मा जी हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं। फिलहाल सुनीता विलियम्स जिस प्रकार से अंतरिक्ष में गई है नासा के प्रोजेक्ट के तहत, वापस आने में उन्हें दिक्कत हो रही है। पिछले 2 महीने से वापस नहीं आ पाई हैं, 1 वीक के लिए गई हैं। हम भी अब उसी दिशा की तरफ कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी एक मानव को उसी अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश है गगनयान के माध्यम से। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये जितने भी पोस्टर्स हमारे पीछे हैं, और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की साइंटिस्ट हैं, और भारतीय मूल की साइंटिस्ट होने के नाते भारतीय साइंटिस्टों का भी उन्होंने सर जो है वो गर्व से विश्व में बढ़ाया है। आने वाले दिनों में हम भी अब उसी प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है हम बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन सर, क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अभी भी उन्हें वापस आने में वक्त लग सकता है। 2 महीने से तो वो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि स्पेस इज़ ए रिस्की बिजनेस, सो स्पेस में रिस्क बहुत ही होती है। तो कितना भी हम टेस्टिंग कर ले और कितने भी आश्वस्त हो, फिर भी कोई ना कोई चूक अगर रह गई हो या किसी और कारणवश भी तकनीकी कठिनाई आ सकती है। तो इसका ही नमूना जो हम देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स जो अभी अंतरिक्ष में लगभग फंस गई है, बट ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी अरेंजमेंट की है कि उनको सफलतापूर्वक वापस नीचे लाया जाएगा सेफली। तो जैसा कि आपने देखा, राकेश शर्मा जी है या कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स, तो वो भारतीय थे और अंतरिक्ष में गए थे। तो इस तरह से अंतरिक्ष में भारतीय तो पहुंच ही चुके हैं, बट वो भारत के यान में या ऐसे नहीं गए थे। तो अभी भारत की ये कोशिश है कि अब हमारे यान में हमारी धरती से भारतीय को ऊपर स्पेस में पहुंचा और फिर सफलतापूर्वक और पूरा सेफली उसको वापस नीचे भी ला पाए। तो ये सब, और आपने देखा कि कई तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हम टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि टेस्ट फ्लाइट करें, अनमैन्ड मिशन करें। तो और जो अभी हम देख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स जी वहाँ पे फंसी हुई है, तो तकनीकी कारण से जो यान उनको ले गया था वो पहुँच तो गया, बट उसके बाद उसमें खराबी होने से वो नीचे लाने में थोड़ा रिस्क है। तो उस रिस्क को देखते हुए, कि जो भय है उसको देखते हुए, एक दूसरा यान भेजा जाएगा जो स्पेसएक्स कंपनी द्वारा भेजा जाएगा। और ये बोइंग का जो यान था जो उनको ले गया था, तो स्पेसएक्स कंपनी का यान ले जाके उनको वापस कुशलपूर्वक नीचे ले आएगा। तो ऐसी पूरी उम्मीद है, कोई इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बट तो इस तरह से ऐसी तकनीकी क्षतियाँ हमारे प्रोग्राम में ना आए, इसलिए हम टेस्टिंग पे और जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स है उस पर ज़्यादा भार दे रहे हैं, क्योंकि इसरो के पास जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी तो है, बट उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम रगेड बनाना, सेफ बनाना, उसकी कोशिश अभी जारी है। सर, खास करके इसरो ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसरो दूसरी भी जो एजेंसीज है उसके साथ मिलके भी कई सारे प्रोजेक्ट करता है। कई देशों को भी हमने उनके सैटेलाइट्स जो हैं वो अवकाश में उनको छोड़े भी हैं। तो एक बहुत ही आगे बढ़ के हम ये कह सकते हैं कि टॉप 3 में हमारी एजेंसी आज काम कर रही है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन जिस प्रकार की पूरी हम स्थिति देखते हैं, क्या आम लोगों के लिए भी इसमें कोई जगह है? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं जो कि साइंटिस्ट तो उसमें बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए उसमें कहाँ कुछ जगह है? जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है उसका विज़न यहाँ से ही शुरू हुआ था, अहमदाबाद से
डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो अहमदाबाद को ही बिलोंग करते थे, यहीं पे पैदा हुए थे। तो उन्होंने भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो कल्पना की थी, उसका मूल उद्देश्य यही था, जो विज़न था यही था कि वी वांट टू यूज़ स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड सोसाइटी, यानी कि सामान्य आदमी और समाज के लिए इसका उपयोग करना है स्पेस रिसर्च का। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी जो आप देख रहे हो कि चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान की हम बातें कर रहे हैं, और भविष्य में भारतीय अवकाश स्टेशन की भी बात करने जा रहे हैं या कर चुके हैं अभी ऑलरेडी। तो ये सब तो हमारी 20 से 25% एक्टिविटी है इसरो की। जो बाकी 75-80% कार्य जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से समाज के लिए और सामान्य आदमी को लाभ पहुँचे उसके द्वारा, स्पेस रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसी और प्रयत्नशील है। और उसमें मैं बताना चाहूँगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सैटेलाइट नेविगेशन, जो कि आप जीपीएस काफ़ी सुनते हैं, तो ऐसा हमारा भारत का जो जीपीएस है नाविक, उसी तरह से रिमोट सेंसिंग में भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा सिस्टम्स और माइक्रोवेव रडार सिस्टम्स और स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन। तो ये पांचों आयाम मिल के जो मैंने बताया 75-80% जो कार्य है जो सीधा समाज के लिए और आम आदमी के लिए उपयोगी है, ऐसी सब टेक्नोलॉजी हासिल करने में हम लगे हुए। और इसका उपयोग जो है एंड प्रोडक्ट्स या तो एप्लीकेशंस, वो भी हम यहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, क्योंकि नाम ही हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, तो कैसे उसका उपयोग करके सामान्य आदमी को लाभ पहुँचाया जाए, तो उसी और प्रयत्नशील है। और इस पूरा इसरो भी मैंने जैसे बताया कि 75 से 80% हमारा समय या कार्य तो इसी और प्रयत्नशील है कि हम सामान्य आदमी को लाभ पहुंचा पाए। तो आप मैं पूरा आश्वस्त करना चाहूँगा सभी लोगों को कि चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान वो तो हमको तकनीकी हासिल करने के लिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए तो करना ही है। भारत को एक सुपर पावर बनाना है, रीजनल सुपर पावर बनाना है, तो उसके लिए वो भी ज़रूरी है। साथ साथ जो मुख्य हमारी जो प्रवृत्ति है वो भी करना ज़रूरी है, जिसके लिए ये प्रोग्राम साराभाई ने जो विज़न दिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए उसको उजागर करने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। सर, एक भारतीय अवकाश सेंटर की भी बात हो रही है, कहाँ तक उसमें भी कामकाज पहुंचा है? कब तक ये जो एक सपना है ये भी साकार होगा? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अगर हम पिछले 1-2 दशकों में देखें तो इसरो लगातार नया एक मील के पत्थर साबित हुआ ऐसे कामकाज करते जा रहा है, और उसी में ये भी एक स्पेस सेंटर की बात है। ये कब तक साबित हो पाएगा? ये सपना कब तक पूरा होगा? जैसा कि आपने जिक्र किया सुनीता विलियम जी का, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई हुई है अभी, तो उसी तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम हमारे अवकाश यात्री को भी भेजने वाले हैं। और उसके साथ अमेरिका के साथ नासा के साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ है, तो उसकी तो वो कोशिश तो चलती रहेगी। साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि मैन ऑन मून, एक भारतीय को अभी मून पे भी लैंड कराना है, तो वो 2040 का हमको टारगेट दिया गया है इसरो को। तो उसको अगर हासिल करना है तो उसके पहले हमको ये भारतीय अवकाश स्टेशन या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करनी है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह एक अवकाश स्टेशन होगा जो स्पेस में स्थित होगा। और उसका उपयोग हम ट्रांजिट पॉइंट के रूप में करेंगे, यानी कि आदमी पहले यहाँ से अवकाश स्टेशन पे जाएगा और वहाँ से मून की ओर जा सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, सीधा भी मून की ओर हम भेज सकते हैं। ये एक स्टेशन जैसा एक पॉइंट साबित होगा बीच में। सो बीच में एक जो जैसे कि हम गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, एक अंतरिक्ष स्टेशन एक गेस्ट हाउस के रूप में सर्व करेगा। और उसके साथ साथ अन्य एक्सपेरिमेंट जो हमको करने हैं अंतरिक्ष में, तो उसके लिए भी कार्यरत होगा। तो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाके वहाँ पे ठहरेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एंड गोल जो है कि वहाँ से फिर चंद्र की ओर भी जाएंगे। तो ये सब हासिल करने के लिए ये भारतीय अवकाश स्टेशन की कल्पना की गई है, और इसकी शुरुआत हम तुरंत ही करने वाले हैं। और 2028 तक पहला मॉड्यूल, यानी कि गगनयान पहले करने के बाद, तो गगनयान की तरह ही एक उसके जैसा ही मॉड्यूल हम स्पेस में पहले रखेंगे 2028 में। उसके बाद 2035 तक पूरा अवकाश स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में हम एक मकान बनाने जा रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जो अलग अलग पुर्जे ले जाके उसका कंस्ट्रक्शन या निर्माण होगा स्पेस में। तो स्पेस में ही हम निर्माण करेंगे पूरे अवकाश स्टेशन का, अलग अलग पुर्जे ले जाके बारी बारी से। तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल
लॉन्च व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका निर्माण भी हम कर रहे हैं। तो ये सब मिल के ये तकनीक हासिल करनी है, अवकाश स्टेशन स्थापित करना है और बाद में ये अवकाश स्टेशन का उपयोग जैसा कि मैंने बताया अंतरिक्ष में अलग अलग प्रयोग करने के लिए करना है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करने के लिए करना है, जिससे यानी मैं एग्जांपल दूंगा कि कुछ दवाइयाँ हम जो पृथ्वी पे बनाते हैं वो अवकाश में बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं, उसका लागत भी कम आएगी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हमको करने हैं जो आजकल अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं। उसी प्रकार भारत का अपना अवकाश स्टेशन होगा और उसका उपयोग जैसा कि मैंने बताया फाइनल गोल हमारा है कि उसको यूज़ करेंगे ट्रांजिट पॉइंट के रूप में, मैन ऑन मून, भारतीय को मून तक पहुंचाने के लिए भी उसका उपयोग होगा। तो नेशनल स्पेस डे मनाने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा, लेकिन इसरो ने किस प्रकार की लगातार सफलता बीते सालों में हासिल की है वो चंद्रयान 3 की सफलता से हम समझ सकते हैं। साथ ही में आने वाले दिन में गगनयान प्रोजेक्ट जो कि अगले 2 साल में उसके पहले 3 जीतने एक पूरा डेमो किया जाएगा, एक पूरा जो भी सारी तैयारियां हैं उसके लिए पूर्ण कर ली जाएगी और लगभग 2026 तक कहा जा सकता है कि गगनयान प्रोजेक्ट जो है वो संपूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। अंतरिक्ष के अंदर भी एक स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। साथ ही में 2040 तक चंद्र पे मानव पहुंचाया जाए, इस प्रकार की सारी जो तैयारियां हैं वो इसरो के साथ जो भी देश की अलग अलग संस्थाएं हैं वो मिलकर कार्य कर रही हैं। स्पेस डे मनाने के पीछे का ये भी एक तर्क है कि लोग स्पेस के बारे में जानकारी हासिल करें और साथ ही में उत्सुकता लोगों के लिए पैदा हो और जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है वो देश के काम भी आ सके। कैमरा पर्सन साइद आलम के साथ अतुल तिवारी।